11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ कंपनी का निर्माण चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक जो है वो कंटेंट्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण की विषय सामग्री कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आता है या क्या क्या लिखा जाता है, किस किस चीज़ का वर्णन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपनी का उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी। किस उद्देश्य को लेकर हमने कंपनी को बनाया है, हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, ये लिखा जाएगा। सेकंड है सीमा, नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, विवरण, पेशा, खरीदे गए अंशों की संख्या। जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किए हैं उनके क्या क्या नाम हैं, क्या उनके एड्रेस है। विवरण मतलब उनकी डिटेल क्या है, पेशे मतलब क्या प्रोफेशन, क्या काम करते हैं वो, और कितने उन्होंने शेयर्स को खरीदा है। नेम, एड्रेस, डिटेल, प्रोफेशन, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय पर्सन्स हु हैव साइंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है विभिन्न प्रकार के अंश, उनकी संख्या और उनके अधिकार। टाइप्स ऑफ शेयर्स, नंबर्स एंड राइट्स। हमारी कंपनी कितने प्रकार के शेयर बेचने जा रही है, कितनी संख्या में शेयर बेच चुकी है, और हर एक शेयर होल्डर को क्या क्या अधिकार हैं, ताकि शेयर खरीदने से पहले व्यक्ति ये जान ले कि उसको कितने अधिकार होंगे और क्या नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट है शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों की संख्या, भुगतान की तिथि, भुगतान की विधि। कितने प्रकार के शेयर होते हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लें कि शुद्ध पूर्वाधिकार अंश एक प्रकार के ऐसे शेयर होते हैं जो कि कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद, जैसे 10-15 वर्षों के बाद, कंपनी इनका पैसा लौटा देती है। मतलब कंपनी अपने जीवन काल में ही इनको समाप्त कर देगी। तो शुद्ध पूर्वाधिकार अंश जो है वो कितनी संख्या में हमने इशू किए हैं, भुगतान की तिथि, कौन सी तारीख को इनकी पेमेंट हम लोगों ने वापस करनी है, और भुगतान की विधि कि हम किस तरीके से इनका पैसा लौटाएंगे, क्या कैश में लौटाएंगे या शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे इत्यादि। पाँचों पाठ है संचालकों के लिए द्वारा लिए गए न्यूनतम योग्यता अंशों की संख्या, मिनिमम क्वालिफाइंग शेयर्स बॉट बाय डायरेक्टर्स। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कितने क्वालिफाइंग शेयर्स खरीदे हैं। क्वालिफाइंग शेयर्स क्या चीज़ होती है, पहले जो डायरेक्टर होते थे वो देखते थे कि हम कर्मचारी हैं और हमारे को तनख्वाह मिली ही जाएगी, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इससे कंपनी के जो मालिक होते थे उनको काफ़ी हानि होती थी। अब सरकार ने ये नियम बना दिया कि जो डायरेक्टर रखे जाएंगे नौकरी पर शेयर होल्डर्स या मालिकों के द्वारा, उनको भी कुछ शेयर खरीदने होंगे ताकि वो भी मालिक बन जाए और वो भी कंपनी के हित के लिए, लाभ के लिए कार्य करें। तो अब वो क्वालिफाइंग शेयर कहलाती है कि डायरेक्टर बनने के लिए कुछ शेयर खरीदने होंगे ताकि वो क्वालिफाई कर जाए उस लिमिट के लिए, उनकी योग्यता हो जाए डायरेक्टर बनने के लिए। तो जो मिनिमम संख्या बताई है चाहे कंपनी के द्वारा चाहे कानून के द्वारा, क्या उतने शेयर्स डायरेक्टर ने क्रय कर लिए या नहीं। 6 पॉइंट है संचालकों, प्रबंध संचालकों के नाम। डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है, उनका पता क्या है, विवरण उनकी डिटेल लिखनी है। नेम एंड एड्रेस एंड द डिटेल ऑफ द डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। 7वां पॉइंट है संचालकों और प्रबंध संचालकों के साथ किए गए अनुबंधों की मुख्य बातें। डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ क्या मेन एग्रीमेंट हमने किए हैं वो सभी कुछ भी इसमें लिखना होगा। मेन एलिमेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट विद द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर्स। 8वां पॉइंट है अंशों के आवंटन के लिए न्यूनतम विधान। कितना कम से कम हमारे पास शेयर्स की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए ताकि हम शेयर्स अलॉट कर सकें, शेयर लोगों को बांट सकें, उसे न्यूनतम विधान कहा जाता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 9th है अभिधान सूची के खुलने का समय या जब तक कि अंशों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हम विज्ञापन निकाल रहे हैं कि इतनी तारीख तक आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, तो कौन सी वो तारीख है जब तक कि हम एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेंगे शेयर खरीदने की। यह विधान सूची मतलब लिस्ट, ये किस किस व्यक्ति को हमने शेयर दिए हैं, ये लिस्ट जो है वो कब निकाली जाएगी। तो टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट टिल व्हेन द एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड। अगला है अंशों के आवेदन तथा आवंटन पर भेजी जाने वाली राशियाँ।
अमाउंट टू बी सेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमारे जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने शेयर को ख़रीदा है वो एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा भेजेंगे और अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा भेजेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या होता है? एप्लीकेशन जब शेयर होल्डर जमा करवाता है शेयर को ख़रीदने के लिए, उसके साथ कुछ पैसा जमा करना होता है, उसे एप्लीकेशन या आवेदन कहा जाता है। और बाद में जो पैसा मंगवाया जाता है उसको आवंटन कहा जाता है। अभी इतना समझें, 12th क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 11th पॉइंट है ऐसे अनुबंध की मुख्य बातें जिनके द्वारा व्यक्ति को शेयर ऋण पत्र खरीदने के बारे में पूर्वाधिकार दिए गए हों। मेन कंटेंट्स ऑफ एन एग्रीमेंट बाय विच द प्रेफरेंशियल राइट इज गिवन टू ए पर्सन टू बाय द शेयर्स और डिबेंचर। अगर हमने किसी पार्टी किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है कि हमने उसको मुख्य अधिकार दिया, प्रेफरेंस दिया, प्राथमिकता दी कि भाई आप पहले खरीदो, तो वो जो एग्रीमेंट हमारा है उसमें कौन कौन सी मेन बातें हैं जिससे कि हम उसको वो अधिकार दे रहे हैं वो भी हमें लिखना होगा। 12th पॉइंट है अंशों के विक्रय समय अधिमूल्य या कटौती की मात्रा। अमाउंट ऑफ द प्रीमियम और डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स को बेचने जा रहे थे तब अधिमूल्य या कटौती की मात्रा कितनी है? अधिमूल्य का मतलब होता है जब शेयर जो है वो वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बिके। जैसे शेयर हमारा अगर 100 रुपये का है और उसे हम बेच रहे हैं 110, 120, 150 रुपये में, तो ये प्रीमियम कहलाता है। और कटौती का मतलब होता है डिस्काउंट। यदि शेयर जो है 100 रुपये का है पर वो 60-70 रुपीज़ का बिके तो ये डिस्काउंट कहलाता है। अमाउंट ऑफ द प्रीमियम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ शेयर्स। 13 पॉइंट हमारा है यदि अंश निर्गमन में अभिभावकों की सहायता ली गई है तो संचालकों की टिप्पणी कि अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। If the help was taken from the underwriters while issuing the shares, then note by the director that the financial position of the underwriters is strong. यदि जब शेयर्स को बेचा जा रहा था तो हमने मदद ली, हमें लगता था कि हमारे शेयर बिक नहीं पाएंगे, तो कुछ एजेंट्स जिन्हें कि अंडरराइटर कहा जाता है उनकी हेल्प हम लोगों ने ली है। तो डायरेक्टर्स ये लिखेंगे कि जो अंडरराइटर्स हमारे शेयर्स को बेचने में हमारी मदद कर रहे हैं वो अपने आप से आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत हैं। 14 पॉइंट है यदि कंपनी के अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि से कोई संपत्ति क्रय की है तो विक्रेताओं के नाम व पते व अन्य विवरण। If an asset has been bought by the company by issuing the shares and debentures, amount realized, the name of the address of and detail about the vendor। कि हमने जब कोई संपत्ति क्रय करनी है तो उसके लिए हमने शेयर और डिबेंचर बेचे, उससे जो पैसा आया उससे हमने कोई एसेट कर ली, परचेज़ की है, तो जिस व्यक्ति से हम एसेट खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है और उसका एड्रेस और उसकी डिटेल हमें मेंशन करनी होगी। 15 पॉइंट है अंशों और ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले कमीशन की मात्रा। जो अंशों पर 5% और ऋण पत्रों पर 2.5% अधिकतम हो सकती है। अमाउंट ऑफ द कमीशन पेड ऑन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स विच शुड बी द मिनिमम 5% ऑन शेयर एंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के प्रारंभिक खर्चों की मात्रा। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी इनिशियली उस टाइम पर जो खर्चे हमने किए थे कंपनी के निर्माण से पहले के, तो वो अमाउंट कितना था? अमाउंट ऑफ द कंपनीज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 17 पॉइंट है कि इच्छुकों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑडिटर्स। हमारी कंपनी के ऑडिटर कौन है, उनका एड्रेस क्या है। ऑडिटर वो व्यक्ति होते हैं जो हमारी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को चेक करते हैं और उनके चेक हो जाने के बाद ही हमारी कंपनी जो है सही मानी जाती है, अकाउंट सही माने जाते हैं। 18 पॉइंट है कंपनी को प्रारंभ करने के लिए प्रवर्तकों व अन्य अधिकारियों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक। प्रवर्तक या प्रमोटर्स के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रवर्तक वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया था, उनको अगर हमने उनके कार्य के बदले में कुछ पारिश्रमिक दिया या अन्य अधिकारियों को भी कोई पारिश्रमिक दिया तो वो भी यहाँ पर लिखना होगा कंपनी को प्रारंभ करने के बारे में। So amount of the remuneration paid to the promoters and the other officials in respect to the promotion of a company। 19 पॉइंट है कंपनी के संचालकों और प्रवर्तकों के हित का विवरण। हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, संचालक कौन है और प्रवर्तक कौन है और उनका कितना कितना
इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में, कितना पैसा लगा हुआ है, और डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। 20th पॉइंट है, यदि अंशों व ऋणपत्रों की बिक्री से प्राप्त राशि से कोई व्यवसाय खरीदा जाएगा तो उसके संबंध में लेखापालकों की रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन रिस्पेक्ट टू एनी बिजनेस बॉट फ्रॉम द इशू ऑफ द शेयर्स एंड डिवेंचर्स। हम शेयर डिवेंचर इशू कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और उनसे जो पैसा आएगा उस पैसे से कोई बिज़नेस हम खरीदने जा रहे हैं, तो हमारे अकाउंटेंट बताएंगे उसके बारे में कि क्या स्थिति है और कितना इफेक्ट इसका हमारी कंपनी पर पड़ सकता है, आर्थिक स्थिति पर। 21 है, यदि इस धन से किसी दूसरी कंपनी की अंश खरीदे गए हों तब लेखापालक की रिपोर्ट, मतलब शेयर और डिबेंचर को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे किसी और कंपनी के शेयर हम खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में भी मेंशन करना है कि अकाउंटेंट क्या विचार देते हैं इसके बारे में। रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट in respect to if the said amount has been utilized for purchasing the share of other company। 22 है, यदि कंपनी के पहले से अंश ऋणपत्र निर्गमित किए हैं, अभी जो शेयर हम बेचने जा रहे हैं उससे पहले भी यदि कंपनी ने कोई शेयर या डिबेंचर बेचे हुए थे, तो गत 2 वर्षों में उनकी स्थिति, पिछले 2 वर्षों में उनकी स्थिति क्या है। If the shares of the debentures have been issued previously, then their position in the previous 2 years, उनकी स्थिति क्या है, कितना लाभांश वगैरह हम उनको दे पा रहे हैं इत्यादि। 23 है, यदि पहले से व्यवसाय कर रही है कंपनी तो व्यवसाय की अवधि, कितने टाइम से बिजनेस कर रही है हमारी कंपनी, गत 5 वर्षों में, गत मतलब पिछले 5 वर्षों में हुए लाभ का विवरण, कितना लाभ हमने पिछले 5 वर्षों में कमाया है, और अंशों पर दिए गए लाभांश का विवरण, और हर एक मालिक को हमने कितना कितना लाभ बांटा है। इफ द कंपनी हैज़ बीन डूइंग द बिजनेस for last few years, then duration of the business, position of the profit for the last 5 years and dividend to the shares, कि पिछले इतने वर्षों में ये कंपनी इतना लाभ दे रही है, ये विचार करने के बाद ही नए शेयर होल्डर जो हैं वो शेयर खरीदने के बारे में विचार करेंगे। 24 है, क्या कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने अंशों की सूचीन कराना चाहती है, क्या हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की लिस्टिंग कराना चाहती है, तो प्रविवरण में इसका वर्णन करना। यदि हमने लिख दिया कि हमने अप्लाई किया हुआ और बाद में यदि हमारी कंपनी को परमिशन नहीं मिलती, तो शेयर होल्डर जिसने कि उस सूचना के आधार पर हमारी कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं, वो अपने शेयर्स को की अमाउंट जो उसने पे किया था, अगर बाद में परमिशन नहीं मिलती तो अमाउंट वापस मांग सकता है। गिव डिटेल इन प्रोस्पेक्टस इफ़ द कंपनी वांट्स टू लिस्ट इट्स शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। 25 पॉइंट है, कंपनी की महत्वपूर्ण अनुबंधों का निरीक्षण के लिए समय व स्थान। हमारी कंपनी जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट कर चुकी है, तो उससे संबंधित जो कागज़ हमारे पास, डॉक्यूमेंट हमारे पास जो प्रूफ है, उसको कोई भी व्यक्ति यदि देखना चाहे तो कौन सी जगह पर उन डॉक्यूमेंट्स को जाकर चेक कर सकता है। टाइम एंड प्लेस इन रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, टू इंस्पेक्ट द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद में नेक्स्ट है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोस्पेक्टस हम बेचने की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोस्पेक्टस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और प्रविवरण के प्रकार, पहला होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस या फिर सेल्फ प्रविवरण। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 31 सेक्शन 31 में इसका वर्णन है। ये सामान्यतः पहली बार ही जब इशू किया जाता है तो हम इस प्रकार के, इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को इशू कर देते हैं, जिसको हम सेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु की एक लाइफ होती है, दुकान में जो वस्तु पड़ी होती है, कितना टाइम तक वो वस्तु सुरक्षित रहेगी और कितने टाइम के बाद वो वस्तु ख़राब हो सकती है, एक्सपायर हो सकती है। उस आयु को, उस वस्तु की आयु को हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। तो वैसे ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, मतलब ये प्रोस्पेक्टस इशू करने की एक लाइफ है कि इतने, जैसे आज हमने 1 जनवरी को प्रोस्पेक्टस इशू किया, तो 1 वर्ष तक, मतलब 31 दिसंबर तक ये प्रोस्पेक्टस प्रभावी होगा। इस साल के दौरान अगर हम बार बार शेयर्स को बेचते हैं, 2-3 बार बेचते हैं, तो हर बार ही हमारे को प्रोस्पेक्टस निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होगा, यही अपना काम जो है वो पूर्ण कर देगा। तो इसे बार बार रजिस्ट्रार के पास फाइल बार हमें नहीं करना होगा। वर्ष में ऐसी कंपनियां ही ऐसे शेयर्स को, प्रोस्पेक्टस को इशू करती हैं, जो कि वर्ष में कई बार शेयर्स को इशू करती हैं। उसके बाद में
इसकी लाइफ जो होती है, मतलब ये 1 वर्ष तक प्रभावी होता है। यदि वर्ष के मध्य में हमारी कंपनी में कोई इम्पोर्टेंट परिवर्तन हो जाता है, तो जैसे कि मैनेजर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में, सेबी के संबंध के बारे में, तो इन्वेस्टर्स को एक अलग से पत्र लिखकर सूचित किया जाता है, जिसको कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहा जाता है। बाकी 1 वर्ष के बाद में फिर दोबारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस हमारी कंपनी चाहे तो इशू कर सकती है। अगला प्रकार का जो प्रोस्पेक्टस है उसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। सेक्शन 32 धारा 32 के में इसका वर्णन है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या चीज़ होती है? ये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। तो इसे ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है बहुत बेस्ट तरीके से दी जाती है, ताकि ग्राहक हर चीज़ को देखकर आकर्षित हो जाए। ये सभी के सामने सबमिट किए जाते हैं और इशू भी किए जाते हैं। इसमें शेयर्स का जो प्राइस होता है वो, इसमें शेयर्स का प्राइस जो होता है उसका वर्णन नहीं किया जाता। इसमें शेयर्स का प्राइस जो है उसे मेंशन नहीं करते। शेयर्स 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 जो है वो, नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो इशू, इसमें पहले तो है शेयर्स का प्राइस जो है वो शो नहीं किया जाता। जो शेयर्स हैं वो भी मेंशन नहीं किए जाते, कितने शेयर इशू किए गए। अगला है कितना पैसा हम रेस करना चाहते हैं, ये उसमें दिखाया जाता है। कुल मिला के ये कि शेयर्स का प्राइस क्या होगा हम नहीं बताते, कितने शेयर हम इशू करना चाह रहे हैं ये भी नहीं बताते। हम केवल ये बताते हैं कि हमारी कंपनी इतना पैसा जो है इकट्ठा करना चाह रही है, यही इसमें दिखाया जाता है। कंपनी के बारे में डिटेल हम देते हैं, परंतु बहुत आकर्षक तरीके से डिटेल देते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, इनका कितना कितना एक्सपीरियंस है, कितने ये पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन व्यक्ति हैं। यदि जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं उनको हम हाईलाइट करके दिखाएंगे। क्या काम हम लोग करते हैं ये भी हाईलाइट किया जाएगा। कौन सी अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल हम यूज़ करते हैं ये भी इसमें लिखा जाएगा। हमारी कंपनी की वस्तु के विक्रेता कौन कौन है ये भी मेंशन किया जाएगा। सप्लायर्स कौन कौन है जो आगे सप्लाई करेंगे ये भी हम मेंशन करेंगे। कि बहुत अच्छी श्रेणी के लोग जो हैं वो हमारी वस्तु को क्रय करते हैं। हमारे कस्टमर कौन कौन है जो बहुत अच्छे हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, वो दिखाएंगे। यदि हम कोई बहुत अच्छी तकनीक का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वस्तु का निर्माण करने में, वो लिखाए जाएंगे। फाइनेंशियल डिटेल कंपनी के बारे में कि कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत पैसा हमारे पास है, बहुत प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये सभी कुछ मेंशन करेंगे। पिछले वर्षों के अकाउंट्स भी यहाँ पर दिखाए जा सकते हैं, कितने खर्चे हमने किए हैं ये मेंशन हो सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हम क्यों पैसा लेना चाहते हैं और कहाँ पर इन पैसे का जो है प्रयोग हम लोगों ने करना है। अगर हमारा कोई नया प्रोजेक्ट है जो संस्था के लिए लाभदायक है तो वो भी हम मेंशन करेंगे। अगला है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? यदि कंपनी स्वयं प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती तो क्या कई बार वो दूसरी कंपनी की हेल्प ले लेती है कि आप हमारे ब्याह पर जो है प्रोस्पेक्टस को इशू कीजिए। तो इससे कंपनी जो है स्वयं प्रोस्पेक्टस इशू करने के झंझट से मुक्त हो जाती है। तो दूसरी कंपनी जो इसके बिहाफ पर प्रोस्पेक्टस को इशू करती है उसे हम इशू हाउसेस बोलते हैं, उनके साथ समझौता हम लोग कर लेते हैं। इशू हाउसेस जब प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो ये हमारे नाम से ही प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, मतलब इशू वो करेंगे पर उस प्रोस्पेक्टस पे हमारी कंपनी का ही नाम होगा। ऐसी स्थिति में जो प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं इससे कंपनी मुक्त हो जाती है शेयर्स को बेचने के भार से। परंतु यदि प्रोस्पेक्टस में कोई गलत चीज़ का वर्णन है तो उसके लिए उत्तरदायी मुख्य कंपनी ही रहती है। धारा 26 में इसका वर्णन किया गया। उसके बाद में अगला जो हमारा वो है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। इसके बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 या सेक्शन 33 में है कि ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस ये सामान्यतः जो प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है वो 300 से 500 पेजेस का होता है। और उसकी जगह पर यदि हम छोटा सा प्रोस्पेक्टस बनाना चाहते हैं, बहुत छोटा एक समरी उसकी बनाना चाहते हैं, सारांश बनाना चाहते हैं, तो ये एब्रिज प्रोस्पेक्टस कहलाता है। ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जो है वो लगा करके जिसने भी अप्लाई करना है उसको दे देते हैं। यदि हम अपने शेयर्स अंडर राइटर्स को या फिर अभिभावकों को
एजेंट्स के द्वारा इशू कर रहे हैं, तो उनको ये एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की आवश्यकता नहीं होती।